आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। क्या वन नेशन वन इलेक्शन जनता के संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण? दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ गैप 4। यूपी विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन पर पल्लवी पटेल ने खत्म किया धरना। मंत्री आशीष पटेल पर कार्रवाई की कर रही थी मांग। संभल में 46 साल बाद खुलवाया गया मंदिर, शख्स ने कहा खुद हटाए कब्जा। रूस में बैठे असद बागियों पर उगल रहे आग, सीरिया में तख्ता पलट के बाद चल रहा क्या? हर्ष मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप की सजा बरकरार, राष्ट्रपति के तौर पर माफी देने से इनकार। खरमास में सोने चांदी के भाव स्थिर, खरीदारी का अच्छा मौका। आगे से कुछ बोलने से पहले मुकेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा पर उठाया सवाल, सोनाक्षी ने दिया करारा जवाब। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने पुष्पा 2 की कमाई पर डाला असर, 1400 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन। और ब्रिस्बेन टेस्ट पर मंडरा रहे काले बादल। दुनिया में भारत का लोकतंत्र नजीर क्यों है? हिंदुस्तान में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली सफल क्यों रही? यूं तो इस प्रश्न के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक जो सबसे अहम फैक्टर है वो है हमारा चुनाव। इलेक्शन जन भागीदारी का मजबूत और व्यापक माध्यम है। ये हमारे लिए वरदान सरीखा ही है कि चुनाव की इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों पर कम से कम फिल्टर लगाए। चुनाव वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए भारत का नागरिक वोट के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सरकारें चुना करता है। चुनाव में शामिल होकर वो अपना गुस्सा, खींच, संतोष या प्रशंसा जाहिर कर सकता है। चुनाव उसके राजनीतिक विवेक की अभिव्यक्ति है। चुनाव उसके संवैधानिक इकाई होने का सबूत है। इसके जरिए वह देश के लोकतंत्र से खुद को कनेक्ट करता है। इलेक्शन लोकतंत्र में भागीदारी का सबसे मजबूत, भरोसेमंद, विश्वसनीय और जवाबदेही प्लेटफॉर्म है। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली में एक बार फिर एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है। इसके मद्देनजर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में गैप 4 लागू कर दिया है। ऐसे में अब राजधानी और इससे सटे जिलों में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। जानकारी दे कि बीते दिन ही पहले गैप 3 लागू किया गया था, पर एयर क्वालिटी की काफी ज्यादा खराब हालत देखते हुए केंद्र की एंटी पॉल्यूशन पैनल यानी CAQM ने गैप 4 लागू किया है। ऐसे में अब आमजनों को इससे जुड़ी सभी पाबंदियां जरूर जाननी चाहिए, नहीं तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। CAQM ने दिन में जब गैप 3 लागू किया था तब एयर क्वालिटी 300 से ऊपर थी। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तीसरे चरण में उपायों को शांत हवाओं और बहुत कम मिक्सिंग हाइट सहित अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधित स्थितियों के बाद लागू किया गया है। इसके बाद दिल्ली में 24 घंटे का औसत AQI जो शाम 4 बजे 379 था, रात 10 बजे के आसपास 400 अंक को पार कर गया। ऐसे में गैप 4 लागू कर दिया गया। अपना दल के नेता और उत्तर प्रदेश की सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने अपना धरना खत्म कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के पहुंचने और उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद पल्लवी ने सोमवार रात अपना धरना खत्म कर दिया। बता दें कि पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश के प्रावधिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं की नियुक्ति में घोटाला और घूसखोरी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रही थी। इस मांग के साथ ही वह यूपी विधान भवन में स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गई थी। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने नियुक्तियों में घूसखोरी का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि AICTA के नियम के तहत खुली भर्ती से प्रवक्ताओं को नियुक्त होनी थी, लेकिन विभाग ने पदोन्नति देते ही भर्ती कर ली। प्रदेश भर में 250 प्रवक्ताओं को पदोन्नति देकर अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेजों में विभागाध्यक्ष बना दिया गया। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। यहां प्रशासन ने 46 साल बाद एक शिव मंदिर को फिर से खुलवाने का दावा किया है। यह मंदिर मुस्लिम बहुल्य इलाके में मौजूद है। सोमवार को यहां पहली बार पूजा अर्चना हुई। इस दौरान काफी भीड़ देखने को मिली। प्रशासन का कहना है कि मंदिर के पास गैर कानून इमारतों को तोड़ा जाएगा और गैर कानूनी कब्जे की पहचान की जाएगी। यह मंदिर संभल के खग्गू सराय इलाके में मौजूद है। यह मंदिर सपा सांसद जीउर रहमान
सुल्तान बर्क के घर से 200 मीटर की दूरी पर मौजूद है। यह मंदिर मुस्लिम बहुल्य इलाके में मौजूद है। मंदिर खुलने के बाद लोगों का यहां आना शुरू हो गया है। सोमवार को लोगों ने शिवलिंग के दर्शन किए। सीरिया में बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद देश में अनिश्चितता के हालात है। 8 दिसंबर 2024 को राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुट हयात तहरीक अल शाम के कब्जे के बाद असद देश छोड़कर रूस में है। असद के जाने के बाद सीरिया में अभी किसी की भी सरकार नहीं है। एक स्थिर सरकार की स्थापना अब तक नहीं हो पाई है। विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष जारी है। इधर पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के नाम से टेलीग्राम चैनल पर एक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि उनका सीरिया छोड़ने का कभी कोई इरादा नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीरिया पर आतंकियों का अभी कब्जा है। विद्रोही गुट हयात तहरीक अल शाम के नेता अहमद अल शरा ने दमिश्क में सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत गिर पेडरसन के साथ बैठक की। स्थानीय अल वतन ऑनलाइन समाचार आउटलेट के एक बयान के मुताबिक दोनों के बीच राजनीतिक परिवर्तन पर चर्चा हुई। हर्ष मनी मामले में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। लोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने सोमवार को कहा है कि हर्ष मनी मामले में उन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद भी कोई राहत नहीं मिलेगी और उनकी मई की सजा बरकरार रहेगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायाधीश जुआन मर्चेंट ने अपने फैसले में कहा है कि राष्ट्रपतियों को आधिकारिक कामों के लिए व्यापक परीक्षा देने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय नहीं लागू होता है, क्योंकि मुकदमे में गवाही पूरी तरीके से अनाधिकारिक आचरण से संबंधित थी, जिसके लिए कोई प्रतिरक्षा संरक्षण का अधिकार नहीं था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही जानकारी दी है। लग्न खत्म हो चुका है और खरमास की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन सोने चांदी की मांग अभी बनी हुई है। अगर आप सोने व चांदी के गहने बनाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार यहाँ रेट जरूर चेक कर ले। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 73,200 रुपए और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 76,860 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं चांदी प्रति किलो 1 लाख रुपए के भाव से बेची जा रही है। सराफा व्यापारी व इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया है कि सोना व चांदी की कीमत गिरने के बाद लगातार दूसरे दिन स्थिर देखी गई। मुकेश खन्ना टीवी ही नहीं फिल्मी पर्दे पर भी कमाल कर चुके हैं। महाभारत में भीष्म पितामह और शक्तिमान जैसे रोल अदा कर लोगों के बीच अपनी खास पहचान बनाने वाले मुकेश खन्ना अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। वह इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लेकर अक्सर बात करते रहते हैं। रणवीर सिंह से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक कई स्टार्स को लेकर वह तीखे बयान दे चुके हैं। मुकेश खन्ना ने हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा पर आरोप लगाया कि उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को रामायण जैसे महाकाव्यों के बारे में नहीं सिखाया, जब वह केबीसी में इससे जुड़े एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। अब सोनाक्षी सिन्हा ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है और मुकेश खन्ना पर तीखा वार किया है। मुकेश खन्ना ने अपनी एक राय सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी दी, जिस पर सोनाक्षी भी भड़क गई और उन्होंने उनको इसका करारा जवाब दिया। दरअसल ये मामला अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति से जुड़ा है। एक पुराने केबीसी एपिसोड के बारे में मुकेश खन्ना ने बात की, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा पहुंची थी और हनुमान जी से संबंधित एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। इसी पर अब सोनाक्षी सिन्हा भड़क गई है। उन्होंने मुकेश खन्ना को करारा जवाब दिया है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 द रूल ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया है। फिल्म ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। रिलीज के दूसरे वीकेंड पुष्पा 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1400 करोड़ के पार जा चुका है। माना जा रहा था कि इस बीच अल्लू अर्जुन की हुई गिरफ्तारी ने फिल्म की कमाई पर खूब असर डाला है, लेकिन बता दें कि ट्रेड एक्सपर्ट्स का कुछ और ही कहना है। 13 दिसंबर को अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर्स के बाहर हुई भगदड़ में मृत महिला मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कुछ देर बाद वो रिहा भी हो गए थे। माना जा रहा था कि इससे फिल्म की कमाई में गिरावट आएगी, लेकिन आंकड़े इससे उलट ही है। अल्लू की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद आए नए आंकड़ों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस इंसिडेंट का फिल्म को और फायदा मिला है। फिल्म की पकड़ ढीली नहीं बल्कि और मजबूत हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच पर काले बादल मंडरा रहे हैं।
इस मैच के शुरुआती 3 दिनों में बारिश ने अपना असर दिखाया है। शनिवार को ब्रिस्बेन टेस्ट के बारिश से प्रभावित पहले दिन केवल 13.2 ओवर फेंके गए, जबकि दूसरे दिन खराब मौसम के कारण कई बार खेल रुका रहा। इस कारण सिर्फ 33.1 ओवर ही फेंके जा सके। बारिश के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम काफी मजबूत स्थिति में है। गाबा में चौथे दिन लंच तक पहली पारी में भारत का स्कोर 167 रन पर 6 विकेट था। अब ऑस्ट्रेलिया में 278 रन पीछे है। उसे फॉलो ऑन बचाने के लिए 246 रन तक पहुंचना है। केएल राहुल ने टीम इंडिया के लिए शानदार बैटिंग की। वह 139 गेंदों में 84 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अकेले टीम की पारी को संभाल रखा। भारत के शुरुआती 5 विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। यशस्वी जायसवाल 4 रन पर आउट हो गए। शुभमन गिल 1 और विराट कोहली 3 रन बनाकर आउट हो गए।